5 अगस्त 2019 बीजेपी गवर्नमेंट और करोड़ों भारतीयों के लिए एक ऐतिहासिक दिन था। ये वो दिन था जब इंडियन गवर्नमेंट ने जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देने वाले आर्टिकल 370 को रिवोक कर दिया था। तो भाई सीधी सी बात है, कुछ लोगों को अच्छा लगा था और कुछ लोगों को बड़ा दुख पहुंचा था। कश्मीर में तो मानो ऐसा रोना धोना लोगों ने स्टार्ट कर दिया था जैसे लोगों की जमीनें छीन ली हो सरकार ने। तो कुछ दिनों में उस मुद्दे को पूरे 2 साल होने वाले हैं। तो कश्मीर के वो नेता जो रो रहे थे, अलाप गा रहे थे, उन नेताओं को बहुत दिनों से नजरबंद किए हुए था। कभी कभी छोड़ देती थी सरकार, कभी कभी फिर नजरबंद कर देती थी। यही वो नेता थे जो एक टाइम पे ऐसी ऐसी धमकियां दिया करते थे कि 370 को हाथ लगा के दिखाओ, जल जाओगे, मर जाओगे, कंधे नहीं मिलेंगे, भारत के तिरंगा को बचाने के लिए लोग कम पड़ जाएंगे, और ऐसी ऐसी बातें इन्होंने बोली थी। वर्कर्स, इनके भी हजारों की तादाद मारे गए, हमारे भी मारे जाते हैं। तो मैं ये बताने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि उस झंडे को कांधा देने वाला कोई नहीं होगा। लेकिन देखो जी, मोटा भाई है और मोदी जी हैं जो ठान लेते हैं वो करके रहते हैं। कर दिया, अब 2 साल होने वाले हैं। तो अब जिन लोगों को नजरबंद किए हुए था वो लोग बाहर आए हैं, और उनके साथ ही पीएम मोदी की कुछ दिनों पहले एक बहुत ही जरूरी मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में जम्मू कश्मीर के 14 लीडर्स थे। महबूबा मुफ्ती थी, उमर अब्दुल्ला थे, फारूक अब्दुल्ला थे और बाकी कई बड़े बड़े नेता थे उस दिन वहाँ पर। जब इनको पीएम ऑफिस की तरफ से इन्विटेशन आया कि पीएम मोदी आप सबके साथ मीटिंग करना चाहते हैं, तो कुछ दिनों तक तो ड्रामे करते रहे, नौटंकी करते रहे, ऐसा सस्पेंस बना दिया जैसे कि पता नहीं मूवी का कोई एकदम बहुत ही सस्पेंस वाला पार्ट आ गया हो, पता नहीं क्या ही होगा। और 2 दिन बाद सबने बोल दी चलो भाई चलते हैं। लेकिन जाने से पहले ही इन नेताओं ने रोना धोना फिर से स्टार्ट कर दिया। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जब इंडिया की गवर्नमेंट सारी कंट्रीज से बाहर बातें कर रही है तो पाकिस्तान से भी उसे बात करनी चाहिए। और फिर उसने कहा कि हम 370 पर बात करेंगे और 370 जब तक हटाया नहीं जाएगा वो पीछे नहीं हटेंगे। फिर जब पीएम मोदी के साथ उनकी मीटिंग हुई तो उसमें भी इन नेताओं ने, उमर अब्दुल्ला ने और ये महबूबा मुफ्ती ने, इन्होंने सबने अपनी बातें रखी और 370 को हटाने पर बहुत जोर दिया। लेकिन मीटिंग खत्म होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उमर अब्दुल्ला से पूछा गया कि 370 हटाने के बारे में गवर्नमेंट की क्या राय है, तो एक बड़े ही साधारण और बड़े मतलब समझदार व्यक्ति होने का उन्होंने परिचय दिया और उन्होंने कहा कि भाई ये जो 370 था ये बीजेपी का एक बहुत बड़ा गोल रहा है पिछले 30-40 साल से, और अब बीजेपी जब पूर्ण बहुमत के साथ आई है और उन्होंने इसको हटाया है तो कुछ भी कर लो, बीजेपी इसको दोबारा लागू नहीं करवाएगी किसी भी कीमत पर। लेकिन उन्होंने इसके साथ ये भी कहा कि बीजेपी और जम्मू कश्मीर की पार्टीज इसके लिए एक हल निकालना चाहती है, यानी कि कोई एक ऐसा ऑप्शन जिस पर दोनों ही पार्टीज एग्री करें। अब आप सोच रहे होंगे कि कोई ऐसा रास्ता है या कोई ऐसा तरीका है जिस पर दोनों पक्ष सहमत हो जाए, यानी कि जिस पर सरकार भी सहमत हो जाए, जम्मू कश्मीर की पार्टीज भी सहमत हो जाए। तो हाँ, एक ऐसा रास्ता बिल्कुल है और वो है आर्टिकल 371। और जब से 370 को हटाया गया है तब से लेकर और अभी जो इन नेताओं के बीच में मीटिंग हुई है पीएम मोदी के साथ, ये कयास लगाए जा रहे हैं कि 371 को लाया जा सकता है। और तो और जम्मू कश्मीर के जो पुराने डिप्टी सीएम रहे हैं मुजफ्फर हुसैन, उन्होंने भी 371 का जिक्र किया है और उन्होंने कहा है कि ये वो एक ऐसा सॉल्यूशन है जिस पर दोनों पार्टीज एग्री कर सकती हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि भाई ये 371 क्या है। तो दोस्तों 371 कोई नई बीमारी नहीं है और ये ऑलरेडी 12 स्टेट्स में इम्प्लीमेंटेड हो चुकी है। मतलब इंडिया के 12 ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर ये 371 लागू हो रखी है। तो ये आर्टिकल 371 सारे अलग अलग स्टेट्स को उनकी जरूरतों के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन में एक स्पेशल प्रोविजन प्रोवाइड करवाता है। जिस तरीके से 370 जो आर्टिकल था वो जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल प्रोविजन प्रोवाइड करवाता था, कुछ विशेष अधिकार उसे मिलते थे, उसी तरीके से 371 में 371A से लेकर 370J तक हर स्टेट्स के हितों का ख्याल रखते हुए उन्हें अलग अलग विशेष अधिकार दिए जाते हैं 371 आर्टिकल में। अगर 371A की बात करें तो इसमें नागालैंड स्टेट्स को कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं। उसमें क्या होता है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी नियम बनाती है, कोई भी कानून बनाती है, जब तक नागालैंड की विधानसभा उसको पास नहीं कर देती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी कानून नागालैंड के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये कुछ विशेष अधिकार वहाँ पर दिए गए हैं और वहाँ पर कोई बाहरी लोग जमीन नहीं खरीद सकते और कई चीजें जो हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। उसी तरीके से आर्टिकल 370B असम के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस प्रोवाइड करवाता है। फिर 371C मणिपुर, 371D और E आंध्र प्रदेश, 371F सिक्किम, 371G मिजोरम, 371H अरुणाचल प्रदेश, 371I गोवा और 371J कर्नाटका को कुछ विशेष अधिकार प्रोवाइड करता है। मतलब ये सारे अलग अलग आर्टिकल्स में अलग अलग प्रोविजंस अलग अलग स्टेट्स को दिए गए हैं। इन्हीं प्रोविजंस के चलते कई सारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में आप
जमीन भी नहीं खरीद सकते। यहाँ तक कि कई राज्यों के पास तो अपने अलग अलग झंडे भी है और इन झंडों का अधिकार हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही उन्हें देता है कि वो स्टेट्स अपने अलग झंडे रख सकते हैं और उन झंडों को फहरा भी सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट्स को अलग अलग पावर्स दी गई हैं जो कि बाकी और स्टेट से बहुत ज्यादा है। कई स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर अगर कोई भी नॉर्मल पब्लिक जाना चाहती है, मान लो आप दिल्ली में रहने वाले हैं और आप अगर वहाँ पर जाना चाहते हैं तो बिना परमिशन के आप वहाँ पर जा भी नहीं सकते हैं। ये स्टेट्स इनर लाइन परमिट के अंतर्गत आते हैं, यानी कि वहाँ पर जाने के लिए परमिट लेना पड़ता है। अगर आप वहाँ पे स्टे करना चाहते हैं तो जितने दिन का परमिट आपको मिलता है आप केवल उतने ही दिन वहाँ पर रह सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि बेटा यहाँ तो कश्मीर से भी बुरा हाल है। जी बिल्कुल, कश्मीर से भी ज्यादा 370 से ज्यादा इनको पावर्स दी गई हैं कुछ नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को। हालांकि 370 आर्टिकल जो जम्मू कश्मीर के लिए था वो एक टेम्परेरी आर्टिकल था जिसकी वजह से सरकार उसको हटा पाई थी। लेकिन जब आर्टिकल 370 हटाया गया था उसके बाद पूरे देश में चर्चा चलने लगी थी कि इंडियन गवर्नमेंट अब 371 आर्टिकल को भी हटा सकती है, जिससे जिन स्टेट्स को अलग अलग स्पेशल प्रोविजंस मिल रहे हैं वो भी खतरे में पड़ सकते हैं। लेकिन जब अमित शाह से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने इसके बारे में साफ इंकार किया कि गवर्नमेंट की अभी ऐसी कोई भी नीति नहीं है और वो 371 के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना चाहती है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि इंडिया के सारे स्टेट्स को ही सेम अधिकार क्यों नहीं दिए गए हैं और क्यों कुछ ही स्टेट्स को अलग अलग स्पेशल प्रोविजंस दे रखे हैं सरकार ने। तो इसका सीधा सा जवाब ये है कि इंडिया जो है विभिन्नताओं का देश है। यहाँ पर बहुत सारे कल्चर हैं, बहुत सारे ट्रेडिशन हैं, बहुत सारी कम्युनिटीज हैं, बहुत सारे रिलीजन है। तो सबकी भावनाओं को, सबके कल्चर्स को, सबके हितों को ध्यान में रखते हुए भारत की सरकार ने ये अलग अलग स्टेट्स को अलग अलग अधिकार दे रखे हैं। इसीलिए सभी के कल्चरल और इकोनॉमिकल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए सभी के कस्टम्स और वैल्यूज और उनके जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस है, उन्होंने जो उनके कुछ जैसे किसी के लोकल लॉज जो होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने ये सारे आर्टिकल्स को फ्रेम किया है। अब आपको ये तो पता ही होगा कि इंडिया में कितनी सारी अलग अलग ट्राइबल कम्युनिटीज है। तो ये जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया है खासकर वहाँ पर क्या है कि बहुत सारे आदिवासी कम्युनिटीज वहाँ पर रहती है जो कि बाहरी दुनिया से कनेक्ट नहीं होना चाहती, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो बाहरी दुनिया से कनेक्ट हो जाएंगे तो उनसे उनके ट्रेडिशन, उनके कल्चर को खतरा है और जब बाहर की चीजें वहाँ पर आकर मिक्स हो जाएंगी तो शायद उनका जो कल्चर है वो फीका पड़ सकता है और लोग अपने कल्चर को भूल सकते हैं या फिर हो सकता है उनका कल्चर ही खत्म हो जाए। इस वजह से जब ये नागालैंड वगैरह, सिक्किम, मिजोरम, मणिपुर जब ये हमारे भारत का हिस्सा बने थे तो उसी टाइम पर इनकी शर्तें थी। तो ये शर्तें जो थी अमेंडमेंट किए गए थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जब इनको स्पेशल दर्जे दिए गए थे तो इन्होंने कहा था कि जो भी ये रूल्स यहाँ पर बनेंगे, जो इन स्टेट्स की विधानसभा होती हैं उनके साथ ही जब वो उन रूल्स पर एग्री करेंगी तभी कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल वहाँ पर अप्लाई होगा। वरना जैसे कि अगर नागालैंड की मैं बात करूं, नागालैंड में अगर कोई नागा क्राइम करता है तो उसका जो है उन्हीं के लॉज के हिसाब से उसको सजा दी जाएगी, ना कि भारत जो इंडिया की गवर्नमेंट या इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है वो वहाँ पर चलता नहीं है। उनका अपने ही लॉज है जिनके अनुसार वहाँ पर सजा दी जाती है। इसके बाद अगर मैं बात करूं महाराष्ट्र की, गोवा की या गुजरात की, इनको भी आर्टिकल 371 में रखा गया है लेकिन इनको कोई बहुत ज्यादा स्पेशल पावर्स नहीं दी गई है। बस छोटी मोटी चीजें हैं जो इनको वहाँ पर थोड़ी थोड़ी पावर्स दे दी गई हैं। तो आप समझ गए होंगे कि 371 आर्टिकल में क्या है, क्या क्या स्पेशल प्रोविजंस किन किन स्टेट्स को दे रखे हैं। तो अगर हम बात करें कि जम्मू कश्मीर के मैटर को किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है तो 371 उसके लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है। क्योंकि इसमें क्या होगा कि जो लोग अभी डिमांड कर रहे हैं 370 की, बार बार उस मुद्दे को उठा रहे हैं, तो उनके लिए ये एक अच्छा समाधान साबित हो सकता है। क्योंकि 371 वहाँ पर लगा दो, कुछ विशेष अधिकार उनको दे दो जो वहाँ के लोग चाहते हैं, लेकिन उतने ही दो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पकड़ वहाँ पर बनी रहे। क्योंकि 370 में क्या था कि सारी पावर्स स्टेट के पास थी, लेकिन 371 में जो पावर्स दी जाएंगी वो गवर्नमेंट के हिसाब से दी जाएंगी कि गवर्नमेंट उनको कौन कौन से विशेष अधिकार देती है। तो अगर 371 वहाँ पर लागू होती है और गवर्नमेंट अपने हिसाब से और लोगों के हितों का ख्याल रखते हुए कुछ ऐसे अमेंडमेंट्स करती है तो ये कश्मीर के लिए एक बहुत बड़ा स्टेप साबित हो सकता है, जिससे कश्मीर के नेता भी खुश हो सकते हैं और कश्मीर की आवाम भी खुश हो सकती है। क्योंकि जब आवाम खुश होगी तभी तो कश्मीर का विकास हो सकता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, थोड़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।